आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की वर्कशीट और ये है हमारी एसएसटी की वर्कशीट सोशल साइंस। हिस्ट्री पोर्शन से हमारा आज का चैप्टर या ये कहें कि आज की हमारी वर्कशीट है। हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पिछली वर्कशीट में जब हम पढ़ रहे थे या हम कहें कि पिछली वर्कशीट को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जर्मनी, इटली, फ्रांस ये ऐसी जगहें हैं जो हमारे इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं और बार बार इनका नाम हमें सुनाई देता है। मैंने कहा था कि आप एक बार विश्व का नक्शा या यूरोप का नक्शा लेकर एक बार इन्हें ढूंढने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ढूंढने की कोशिश की होगी और अगर नहीं भी की है तो आज हम नक्शे पर इन जगहों को जरूर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें कहना चाहती हूँ या कुछ विषयों को या छोटे टॉपिकों को यहाँ पर सबमिट करना चाहती हूँ। जैसे हमारा ये टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण और दूसरा यहाँ पे इटली का एकीकरण। देखिए हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था। हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि जर्मनी के एकीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1866 से 1871 और इटली के एकीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 1859 से 1870। यहाँ पर हम देखें तो हमें 7 साल दिखाई देते हैं जर्मनी के एकीकरण में और इटली की अगर हम बात करें तो यही कोई हमें 11 साल का टाइम पीरियड हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ज्यादातर ऐसी चीजें जो हमें ऐसा लगता है कि तुरंत शुरू हुई और तुरंत खत्म हो गई, ऐसा होता नहीं है। हर काम के या हर घटना के होने में उससे पहले वाली बहुत सारी चीजों की भूमिका होती है। उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें घटी होती हैं जिनके कारण एक ऐसी घटना घटती है जिस पर हम प्रकाश डालते हैं या जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता है। एकीकरण से कुछ नाम जुड़े हुए हैं जिसमें आपका काबूर का नाम, जिनका पूरा नाम आप यहाँ पर देख ही रहे हो, काउंट कैमिलो दे काबूर है। जुसेपी गैरिबाल्डी का नाम और पिछली वर्कशीट में हमने जुसेपी मैस्सिनी का नाम पढ़ा था, आपको याद होगा। ये महत्वपूर्ण नाम है जो इटली से जुड़े हुए हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। और जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो हमें ओटो वन बिस्मार्क का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण के बाद जिस व्यक्ति को राजा बनाया गया वो थे विलियम प्रथम, केसर विलियम प्रथम। और इटली की जब हम बात करते हैं तो इनका नाम है इमैनुअल द्वितीय। देखिए जब हम हमारी वर्कशीट को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बात कह दी गई है। अगर हम सिर्फ इतना पढ़ लें जितना हमारी वर्कशीट में दिया गया है तो इनके बिंदुओं को जोड़ने में कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेकर चलती हूँ क्योंकि मेरा ध्यान इस बात पर है कि मेरे 10वीं के बच्चे अच्छे से अपना सब्जेक्ट तैयार कर लें ताकि किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए और भविष्य में उन्हें किसी भी तरह के प्रश्न का सामना करना पड़े तो उसकी पूरी जानकारी उनके पास हो। इसलिए मैं वर्कशीट के शब्दों के अलावा कुछ और शब्दों को जोड़कर आगे बढ़ूंगी और इस बढ़ने का तरीका जो है हमारे पास वो है हमारे ये 4 प्रश्न जो यहाँ पर दिए हुए हैं। जो वर्कशीट में हमें जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सब यहाँ 4 प्रश्नों में पूछ ली गई हैं और उससे ज्यादा पूछ ली गई हैं। तो हम प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और जितनी भी बातें यहाँ वर्कशीट में बताई गई हैं उन सबको हम उसमें कवर करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज जो है वो साझा करनी चाहूंगी जो कि हमारा पहला बॉक्स है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा।
राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे लिखा राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने, हमने पिछली बार पढ़ा था रूढ़िवादी जो पुराने तरीके से ही सब कुछ चलाना चाहते थे, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। राष्ट्रवादी भावनाओं में हमारा लोकतंत्र भी आ रहा था कि राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में जब प्रेम की भावना पैदा हो रही है, राष्ट्रहित की भावना पैदा हो रही है, तो वो रूढ़िवाद से भी आगे बढ़ रहे थे और रूढ़िवादियों ने उनकी भावनाओं का प्रयोग अपने ही हित में कर लिया, उन्हीं पद्धतियों के लिए कर लिया जो शुरू से चलाते चले आ रहे थे। मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। देखिए यहाँ पर कहा है कि जर्मन ने कोशिश की, यानी जर्मनी ने कोशिश की एक राष्ट्र बनने की, लेकिन वो बन नहीं पाया। राजशाही क्योंकि हमने पिछली बार बात की थी कि रूढ़िवादी जो है वो राजशाही, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि राजशाही में वही पुराने नियम, वही पुरानी रूढ़ियां चल रही हैं। उन्होंने मतलब राजा ने अपनी सेना की ताकत से उसे राष्ट्र बनने नहीं दिया। अब किस राजा ने, अब सवाल ये उठता है कि किस राजा ने, तो उस राजा ने जिसके अंतर्गत जर्मनी के छोटे छोटे क्षेत्र आते थे, उन सभी ने अपने अपने तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया। प्रिशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब देखते हैं कि ये प्रिशा, राष्ट्रीय एकीकरण और आंदोलन, ये सब चीजें क्या हैं। इन सब को हम जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न में सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं आपके साथ नक्शे के बारे में बात करती हूँ। आपको याद है हमने पिछली बार बातें की थी कि हम अगली वर्कशीट में अपना मैप जो है साझा करेंगे, नक्शे पर चीजों को देखेंगे। देखो ये जो हिस्सा है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये यूरोप का हिस्सा है और यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में हम जिन देशों की बात करें, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। फ्रांस, देखिए यहाँ जो मेरा कर्सर है यहाँ पर, ये फ्रांस है, ये देखिए अब दिखाई दिया फ्रांस, ये फ्रांस। इसी के बिल्कुल पास में ही देखेंगे आप तो ये यहाँ पर कुछ जर्मनी दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दिया जर्मनी, ये जर्मनी है, यहाँ मेरा कर्सर है, ये देखिए ये जर्मनी। और इसी तरह के जो महत्वपूर्ण नाम हैं, उन्हीं नामों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए जर्मनी से इस तरफ थोड़ा सा आइए, ये पिंक कलर में ऑस्ट्रिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग जगहें हैं, मिक्स मत कीजिएगा। हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण नाम हुए। अब चौथे महत्वपूर्ण नाम की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रिया से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको इटली दिखाई दे रहा है, ये इटली। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, नक्शे में जो एक रंग भरा होता है एक सीमा के अंदर, बॉर्डर के अंदर, वो उस देश का उस कंट्री का बॉर्डर होता है, देश की सीमा होती है। तो ये फ्रांस की सीमाएं हैं, ये जर्मनी की सीमाएं हैं एक कलर में, ये ऑस्ट्रिया एक कलर में है। देखो यहाँ पर पूंछ की तरह छोटा सा पतला पतला भी दिखाई दे रहा है। ये सारा हिस्सा जो है पिंक कलर का ऑस्ट्रिया का है। बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे देखो इटली का, ये पूरा जो कलर दिखाई दे रहा है ये इटली का, और ये पूरी इटली की शेप भी दिखाई दे रही होगी। और इसके साथ में इस बात को ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा दिया हुआ है, ये जो हिस्सा बॉर्डर में दिखाई दे रहा है सेम कलर था जो मैंने अभी येलो कर दिया है, ये इटली का ही हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है ये भी इटली का ही हिस्सा है, ये पूरा इटली है। इटली में द्वीप भी शामिल हैं। जैसे आप देखते हो ना भारत का नक्शा देखते हैं हम, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह थोड़ी सी दूर दिखाई देते हैं पर भारत का हिस्सा है, वैसे ही। और कोई महत्वपूर्ण नाम देखिए, ये मैं बता देती हूँ, इसकी बहुत जरूरत अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं पर इसका नाम आ सकता है। यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, ये वाला जो एरिया है, यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम जो है हम वो इंग्लैंड को बोलते हैं। इंग्लैंड का नाम सबने सुना होगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इससे आसानी से समझ में आता है। यूनाइटेड किंगडम के नाम से बच्चे बहुत कम बार समझ पाते हैं, तो यूके इंग्लैंड का ही नाम है, ठीक है। तो ये है, ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ये इटली। मुझे लगता है कि शायद कोई महत्वपूर्ण नाम अभी हमारा नहीं छूटा है, हम आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसके बाद
और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण पर एक निबंध। वर्कशीट आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे वर्कशीट में जो भी कुछ लिखा है उसे मैं आपसे प्रश्नों के जरिए से साझा करूंगी। इटली के एकीकरण पर जब हम निबंध की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी इटली का एकीकरण, जैसे जब आप वर्कशीट पढ़ रहे हो तो वहां पर लिखा है कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था या 7 हिस्सों में बटा हुआ था। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में एक बात बताती हूँ कि इटली का एकीकरण हुआ, एक हुआ तो इसका मतलब वो टुकड़ों टुकड़ों में था। तो टुकड़ों टुकड़ों में हुआ कैसे, या वो कब से टुकड़ों टुकड़ों में से था, या उसको एक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी अगर वो टुकड़ों में था तो, और उसका नाम इटली ही कैसे पड़ गया। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं जो अगर हम सिर्फ वर्कशीट को लेकर चले तो अधूरे रह जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इटली के एकीकरण के कारण की ओर कि उससे पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे ये एकीकरण की प्रक्रिया जो है हमें बाद में दिखाई देती है। तो आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में वियना संधि के बारे में, आपको याद होगा। देखिए, वियना की संधि जब की गई थी, वियना कांग्रेस आपको याद होगा ना, वियना कांग्रेस की जब हमने बात की थी कि फ्रांस को कई देश मिलकर हराते हैं, और मिलकर जब उसे हराते हैं तो उसके बाद एक कांग्रेस यानी एक सम्मेलन करते हैं और एक संधि पर सब लोग हस्ताक्षर करते हैं जिसमें कि फ्रांस की सीमा को सीमित कर दिया गया और उसके आसपास के भी काफी सारे इलाके थे जो फ्रांस ने जीते थे। उन्हें जो लोग नेतृत्वकारी लोग थे जिनके पास ज्यादा पावर थी, उन्होंने फ्रांस के आसपास की सीमा को भी अपने हिसाब से बांट लिया। जैसे जैसे हम इटली की ही बात करें, क्योंकि यहाँ पर इटली की बात हो रही है, इटली की बात हो रही है तो हम इटली को ही लेकर चलेंगे कि जब वियना कांग्रेस हुई तो इटली की इच्छा थी कि उसके जो पूरा इलाका है, जो जिन 3 इलाकों की हम बात करें, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इटली कुल 7 राज्यों में बटा हुआ था, तो जो इटली के लोग थे वो ये चाहते थे कि पूरे हिस्से को मिलाकर एक कर दिया जाए। लेकिन वियना कांग्रेस में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए शक्तियों ने, जिनके पास पावर थी, जिन देशों के पास, उन्होंने ऐसा किया नहीं, और इस वजह से हमें उस वक्त इटली को 3 भागों में बढ़ते हुए देखना पड़ता है। तो वो 3 भाग कौन से हैं? पहला उत्तरी इटली, दूसरा मध्य इटली और तीसरा दक्षिण इटली। कुल मिलाकर इटली का एकीकरण जो है वो इन्हीं 3 भागों का मिलन है। अगर ये 3 भाग जब मिल जाते हैं तो वो इटली का एकीकरण हो गया। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारी वर्कशीट में जानकारी हमें दी गई है। इटली कुल 7 राज्यों में बटा हुआ था। जैसे आप देखो ना, उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश थे, तो मध्य इटली में पोप का शासन था, तो दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली के राज्य थे। इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो कुल 7 राज्यों में बटा हुआ था। मोटे मोटे अगर इस स्तर पर हम बात करें तो आपको याद होगा पिछली बार हमने मैसिनी के बारे में पढ़ा था। मैसिनी ने गुप्त संगठन बनाए और इटली को एक करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना भरसक प्रयास किया उन्होंने। तो आपको याद होगा उन्होंने एक संगठन, जिन संगठनों की हम बात कर रहे थे, कार्बोनरी नाम भी था। कार्बोनरी ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और क्रांति को फैलाने में। इसके बाद इन्हीं भावनाओं के कारण 1800, वैसे ये 23 नहीं 30 है, 1830, इसे ठीक कर लीजिएगा, 1830 एवं 1848 में इटली में क्रांतिकारी विद्रोह हुए, किंतु ऑस्ट्रिया द्वारा कुचल दिए जाने के कारण वो असफल हो गए। मतलब देखो, इटली 7 राज्यों में बटा है और उसने कोशिश की कि वो अपने ऊपर से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कम कर सके। देखो, अब आपको पता चल रहा है कि वियना कांग्रेस जब हुई तो इटली पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया ने अपने हिसाब से उसके हिस्सों को बांटा और उन पर अपना आधिपत्य जमाया। तो 30 में और 48 में विद्रोह हुए। विद्रोह किसके लिए हुए? विद्रोह इसलिए हुए ताकि इटली का एकीकरण हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया ने वो विद्रोह कुचल दिए अपनी सेना की ताकत के दम पर। अब देखो, अब 3 महत्वपूर्ण लोग, 3 भी नहीं 4 महत्वपूर्ण कहिए, और उन 4 महत्वपूर्ण लोगों की वजह से इटली का एकीकरण हुआ। पहला नाम आता है पिडमोंट का। पिडमोंट का शासक इमैनुअल विक्टर का। पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट का नाम तुम बार बार पढ़ोगे, ये जगह का नाम है। और इमैनुअल विक्टर यहाँ का शासक था। पिडमोंट का शासक इमैनुअल विक्टर अन्य यूरोपीय शासकों से भिन्न था और ये राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद का समर्थक था। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री था
जिसका नाम था काउंट कैमिलो दे कावूर। ये बहुत ही चतुर और कूटनीतिक व्यक्ति था। कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। जबकि आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इमैनुअल विक्टर जो है वो राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद में विश्वास रखता है, लेकिन कावूर जो है ना तो क्रांतिकारी है और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता है। तो फिर इसने ये सब क्यों किया? क्योंकि ये इमैनुअल विक्टर का मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये, और इमैनुअल विक्टर के लिए ये उसकी इच्छानुसार काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कावूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? देखिए, 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट ने फ्रांस से कूटनीतिक संधि की। फ्रांस से, देखिए, इटली के ऊपर इस वक्त प्रभाव है ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और ऑस्ट्रिया प्रभावशाली बन गया फ्रांस को हराकर। ऑस्ट्रिया के साथ और भी कुछ देश थे जिन्होंने फ्रांस को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रांस हारने के बाद वो उसकी सीमाएं निश्चित हो गई हैं। ऑस्ट्रिया का अपना प्रभाव है, तो इटली ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संधि कर ली, और उस संधि के पीछे हाथ था कावूर का। पूरी योजना जो है वो कावूर की थी, और इस कूटनीतिक संधि की ही वजह से ऑस्ट्रियाई बलों को इटली हरा सका। मतलब जहां हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारी विद्रोह जब हुए तो उन्हें कुचल दिया, उस ऑस्ट्रिया को इटली हरा देता है 1859 में। 58-59 की बात है ये। तो किस तरह हरा देता है? फ्रांस से कूटनीतिक संधि के कारण। पहले फ्रांस इटली का इस युद्ध में साथ देता है, बाद में उसे महसूस होता है कि ये उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, तो फ्रांस बाद में पीछे हट जाता है। ये सब बातें आपकी वर्कशीट में नहीं लिखी हैं, पर आपको ध्यान रखनी है ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। लेकिन एट द एंड जीत इटली की हो गई, या ये कहें कि इटली जो है उस वक्त प्रभावशाली साबित हुआ। जीत शब्द का इस्तेमाल करना उतना उचित नहीं होगा, प्रभावशाली रहा, और एक संधि हुई, और उस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जो है कुछ इलाके इटली के, मतलब ऑस्ट्रिया ने इटली के इलाकों को आजाद कर दिया, और फ्रांस को इन्होंने कुछ राज्य, कुछ जगह देने की बात की थी इटली ने फ्रांस को कूटनीतिक संधि के बदले में। अभी संधि हुई है तो दोनों तरफ से लेना देना होगा, तो फ्रांस को इटली के पक्ष में निर्णय आने के बाद फ्रांस को भी इटली से कुछ चीजें मिली। चीजों का मतलब है जगहें मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान रखिए, हमने 3 चीजों की बात की थी, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। यहाँ पर उत्तरी इटली का किस्सा पूरा हो गया। उत्तरी इटली जो है वो इमैनुअल विक्टर के हाथ में आ गया, पिडमोंट का शासक इमैनुअल विक्टर। अब उत्तरी इटली का एकीकरण हो गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सार्डिनिया में मिलाकर 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो ये जो उत्तरी इटली का एकीकरण हो गया है, उसके एकीकरण के बाद इमैनुअल द्वितीय ही वहां का राजा बना। अब हम मध्य इटली की बात करते हैं। मध्य इटली इस राज्य में कैसे मिला जो अभी बन चुका है? तो मध्य इटली में सफल विद्रोह हुए। सफल विद्रोह लिखा है। सफल का मतलब है कि विद्रोह भी हुए, और विद्रोह की को जिस उद्देश्य से किया गया था वह उद्देश्य सफल हुआ। मतलब वो जो मध्य इटली में लोगों ने विद्रोह किया वो इसलिए किया क्योंकि वो उत्तरी इटली में मिल जाना चाहते थे। वो अपने राष्ट्र को अलग रूप नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे राष्ट्र के टुकड़े ना हो, इटली एक हो जाए। उत्तरी इटली में ही मध्य इटली भी मिल जाना चाहता था। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये विद्रोह किस तरह हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक नाम दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, जुसेपे गैरिबाल्डी। इससे पहले आपने एक नाम पढ़ा था, जुसेपे मैस्सिनी का नाम पढ़ा था। ये वो लोग हैं जो सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हैं और लोगों को हर तरीके की मदद पहुंचा रहे हैं गुप्त तरीके से। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से ही मध्य इटली का जो विद्रोह है वो सफल हुआ, और मध्य इटली भी उत्तरी इटली में मिल गया। अब बच गया कौन? दक्षिणी इटली बच गया केवल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दक्षिणी इटली में कैसे मिला। अब जुसेपे गैरिबाल्डी जो नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, इसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। यहाँ पर ये 6 शब्द नहीं आएगा बच्चों, इसे हटा देना, ये गलत आ गया है, ये शब्द यहाँ पर ये नहीं आएगा। के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया।
1860 में वे दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों, यहाँ पे सिसिलियों के राज्यों, सिसिलियां हैं यहाँ पे शब्द, यहाँ पे सिसिली शब्द है, सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए, स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल हुए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको स्पेन दिखाना नक्शे में भूल गई, पर नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर दिखा दूंगी। स्पेनी शासक, देखो अभी तक हम ऑस्ट्रिया की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम स्पेनी की शासकों की भी बात करेंगे। शुरू में जैसे हमने बात की कि अपने अपने हिसाब से टुकड़े करके सब लोगों ने बांट ली जगहें। तो इटली के उन इलाकों की जब हम बात करें, देखो यहाँ पे लिखा ना, स्पेनी शासक इन इलाकों में थे। दक्षिणी इटली में दो सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए, लिखा है, मतलब वहां पे सिसिलियों का भी शासन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किसानों का समर्थन मिल गया तो सीधी सी बात है विद्रोह होगा, और विद्रोह के बाद चीजें आगे की ओर बढ़ेंगी। जैसे आपने देखा मध्य इटली में विद्रोह हुआ और वो उत्तरी इटली में मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उसने दक्षिणी इटली एवं, माफी चाहती हूँ आज टाइपिंग में कुछ ज्यादा ही गलतियां हो गई हैं मुझसे, दक्षिणी इटली एवं सिसिली, यहाँ पे सिसिली कर लेना, को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो गया। देखो उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली, तीन इटली की हमने बात की। उत्तरी इटली आराम से कूटनीतिक संधि के तहत काबूर के जरिए से युद्ध के द्वारा प्राप्त हुआ। मध्य इटली में विद्रोह हुआ और वो उत्तरी इटली में मिल गया। दक्षिणी इटली में भी विद्रोह हुए और युद्ध भी हुआ, और फाइनली ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के प्रयासों की वजह से या उसके महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से दक्षिणी इटली भी मिल गया इटली में। इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ। हमारी वर्कशीट सिर्फ इतनी बात बताती है, लेकिन मैं आपको इससे भी एक बात आगे बताती हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ पता होना चाहिए, आगे जरूरत पड़ सकती है। इटली को सब कुछ मिल गया, लेकिन इसके बाद भी इटली की एक इच्छा अधूरी रह गई, और वह इच्छा थी रोम की। आपको पता होगा इटली की वर्तमान राजधानी है रोम, और रोम इटली के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि इसकी संस्कृति से जुड़ी हुई जो संस्कृतियों का केंद्र रहा एक तरीके से, अगर आसान शब्दों में हम कहें, जैसे भारत के लिए दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल उसी तरीके से। और उस वक्त रोम पर शासन था पोप का। और अच्छा, पोप कौन होता है? पोप महत्वपूर्ण पादरी है, या हम कहें कि पादरियों में सबसे मुख्य व्यक्ति है, ठीक है। जैसे मुस्लिम धर्म में खलीफा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, बिल्कुल उसी तरीके से पादरी पोप होता है। पोप भी पादरी ही है, लेकिन पोप की एक सत्ता हुआ करती थी रोम में। जरूरत पड़ने पर आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, पर अभी इतना समझना काफी होगा आपके लिए कि यह सभी पादरियों में मुख्य है। 1870 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान, देखो अभी हम बात कर रहे थे इटली का भी एकीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ जर्मनी भी अपने एकीकरण के लिए कोशिश कर रहा है। तो सब कुछ तो मिल गया इटली को, उत्तरी इटली मिल गई, दक्षिणी इटली मिल गई, मध्य इटली मिल गई, तीनों मिल गए, एक हो गए, लेकिन रोम कैसे मिला उन्हें? तो जब 1870 में जर्मनी अपने एकीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा था, तब फ्रांस और प्रुशिया दोनों में लड़ाई छिड़ी हुई थी, और इसी युद्ध के समय फ्रांस को रूस से अपनी सेनाएं बुलानी पड़ी। यहाँ पे रोम लिखा है, प्लीज इसे रूस कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है, इसलिए शायद काफी सारी गलतियां हो गई हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अभी आप प्लीज ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने रूस नहीं, यहाँ पे रोम है, फ्रांस को रोम से अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। 1870 में जर्मनी ने एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान फ्रांस और प्रुशिया के मध्य जब युद्ध छिड़ा हुआ है, उस वक्त अच्छा जर्मनी में प्रुशिया जो है वो एकीकरण का नेतृत्व कर रहा था। ये हम अभी आगे देख लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जर्मनी की एकीकरण का काम चल रहा था, और फ्रांस को लड़ाई करने के लिए रोम में जो सेनाएं थी वो वापस बुलानी पड़ी, और इसी मौके का फायदा उठाया इटली ने। अब जब वहां पे फ्रांस की सेनाएं नहीं हैं या कम सैनिक हैं, तो इटली ने फटाफट से उस पर आक्रमण किया और रोम को अपने अधिकार में ले लिया। और इस तरीके से ये, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की बात कर रहे हैं, तो ये 1860 में, देखो 1860 की बात कर रहे हैं, जबकि हम जब अपनी वर्कशीट में देखते तो वहां पे लिखा हुआ है
1859 से 1870, तो वो 70 क्यों लिखा है वो वर्कशीट में नहीं बताया गया। तो 70 इसलिए लिखा है कि 70 में जाके रोम मिला, बाकी सब चीजें तो मिल गई लेकिन रोम 70 में जाके मिला। और इस तरह से 1859 से लेके 1870 तक की इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही छोटा, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? तो जैसे अभी हमने पढ़ा था इटली का एकीकृत इटली का राजा कौन था? इमैनुअल विक्टर, हमें नाम पढ़ा। उसी तरीके से एकीकृत जर्मनी का राजा कौन था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इनका नाम है केसर विलियम प्रथम। अब जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे इटली में एक जगह का राजा या एक जगह आगे आई पूरे इटली को एक करने के लिए, उसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। वैसे ही जर्मनी के एकीकरण के लिए जिस जगह ने नेतृत्व किया उस क्षेत्र का नाम है प्रुशा। आपको ये याद रखना है, प्रुशा, सार्डिनिया, पिडमोंट ये व्यक्तियों के नाम नहीं है, जगहों के नाम है। इमैनुअल विक्टर, केसर विलियम प्रथम ये व्यक्तियों के नाम है। तो इसका एकीकरण प्रुशा के नेतृत्व में हुआ और बाद में नाम पड़ा इसका जर्मनी। ठीक है, जैसे पिडमोंट के नेतृत्व में पूरा एकीकरण हुआ इटली का, लेकिन बाद में नाम पड़ा इटली। ठीक है, प्रुशा के मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क थे। जिस तरह वहां पे हमने काबूर का नाम पढ़ा, वैसे यहाँ पे ओटो वन बिस्मार्क है, जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपको हमेशा याद रखना है कि इन्होंने रक्त व लोहे की नीति को अपनाई थी। रक्त व लोहे की नीति क्या होती है? रक्त व लोहे की नीति होती है युद्ध और ताकत के दम पर जीत हासिल करना। ठीक है, प्रुशा के मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उनकी जो नीति है वो है लोहे व रक्त व लोहे की नीति या लोहे व रक्त की नीति, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। 7 वर्षों में प्रुशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, प्रांत नहीं, यहाँ पे फ्रांस है बच्चों, फ्रांस कर लेना प्लीज। फ्रांस से 3 युद्धों में जीत हासिल की, जिसके आधार पर जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। इन 3 युद्धों के दौरान एक युद्ध के दौरान उसे कुछ कुछ क्षेत्र मिलते गए। जैसे जब ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ तो कुछ क्षेत्र, फिर डेनमार्क से युद्ध हुआ उसमें कुछ क्षेत्र, फ्रांस से युद्ध हुआ उसमें कुछ क्षेत्र, जैसे इटली में कुछ कुछ क्षेत्र करके उन्हें थोड़े थोड़े करके मिले। बिल्कुल उसी तरीके से जर्मनी ने भी पूरे 7 साल का समय लगाया अपना एकीकरण करने में, या उसे पूरे 7 साल लग गए। तो 3 युद्ध हुए और उस 3 युद्धों के बाद कहीं जाकर जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपको ये याद रखना है कि जर्मनी का जब एकीकरण हो गया तो प्रशिया यूरोप की महाशक्तियों में से एक के रूप में उभरा। जैसे हमने पढ़ा कि फ्रांस एक टाइम पे महाशक्ति था, वो उसका डंका पूरे यूरोप में बच रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ लिया कि फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया का दबदबा हो गया। इसी तरीके से और सबका अपना अपना समय पीरियड रहा, लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो प्रशिया बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। लेकिन हमें याद रखना है कि अब इसका नाम हो गया जर्मनी। ठीक है, 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया और नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। देखो, हमें एकीकरण की विशेषता बतानी है, सिर्फ एकीकरण नहीं, एकीकरण की विशेषता भी। तो एकीकरण कैसे हुआ वो हमने बताया, इसकी विशेषता भी हमने बताई कि इसकी विशेषताओं में प्रशिया जो है महाशक्ति के रूप में उभर कर आ गया है। विलियम प्रथम नए साम्राज्य का राजा बन गए हैं। उसके बाद इन्होंने जर्मन राज्य जो है इनका या जर्मनी जो है उसमें लोगों की भलाई के लिए या जर्मनी के विकास के लिए भी काम करना शुरू किया। मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था, इन सभी के आधुनिकीकरण पर, मतलब आधुनिकीकरण मतलब अब देखिए रूढ़िवादी चीजें जो थी वो पुरानी थी, आधुनिकीकरण मतलब नई पद्धति की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद ये अलग शब्द हैं और ये पूरा एक शब्द है? मिलाइएगा मत, नहीं तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद पर अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। ऐसा आपको क्यों लगता है? ये हमें बताना है कि ऐसा था या नहीं था, और ऐसा अगर था तो कैसे था। एक तरफ हम बात करें कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैल रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं जो राष्ट्रवाद है वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों से दूर हो गया 1848 के बाद। तो ये हम किस आधार पर कह रहे हैं?
बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि भाई राष्ट्रवाद की वजह से जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, इटली का एकीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद से यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से दूर भी हो रहा है। तो दोनों ही विपरीत बातें हैं। अब हमें देखना होगा कि जो कथन हमें दिया गया है ये सही है तो किस तरह। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि जब प्रुशिया की हम बात कर रहे हैं तो प्रुशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम ने संविधान और गणतंत्र के पक्ष में ताज पहनने से इनकार कर दिया तो रूढ़िवादी ताकतों के मन में मनोबल में वृद्धि हुई। अच्छा, ये भी बहुत सारी बातें इसमें मैंने ऐसी लिखी हैं जो वर्कशीट में नहीं दी हैं, पर आपको पता चल जाएंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। हमने पढ़ा कि फ्रांस के हारने के बाद वियना संधि हुई और जितने भी क्षेत्र थे अपने अपने हिसाब से उनका बंटवारा शक्तिशाली राज्यों ने या शक्तिशाली देशों ने किया। अपने अपने हिसाब से उन पर अपनी अपनी सत्ता या अपना अपना आधिपत्य जमाया। इसी प्रक्रिया में जब हम थोड़ी और आगे बढ़ रहे हैं तो जो प्रुशिया के राजा है फ्रेडरिक विल्हेम संविधानवाद और गणतंत्र के पक्ष में ताज पहनने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने संविधानवाद और गणतंत्र, संविधान और गणतंत्र, एक तरीके से ये लोकतंत्र समझ के चलिए इसे, गणतंत्र भी लोगों का शासन होता है लेकिन गणतंत्र लोकतंत्र में हल्का फर्क है। उस फर्क को हम जरूरत पड़ने पर आगे डिस्कस कर लेंगे, पर अभी आप इसे ऐसे समझ के चलिए कि ये लोकतंत्र का दूसरा रूप है नहीं, पर आप ये मान सकते हैं यहाँ पर के पक्ष में ताज पहनने से जब इनकार कर दिया तो रूढ़िवादी ताकतों के मनोबल में वृद्धि हो गई, क्योंकि और जब उनके मनोबल में वृद्धि होगी तो उदारवादी आंदोलनों को दबाने में वो सफल रहे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ऐसा करने के बाद प्रुशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम ने जब मना कर दिया उसके बाद उन्हें अपने किए पर पछतावा रहा बहुत समय तक। यह बात हमारी वर्कशीट में नहीं लिखी है पर मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता होनी चाहिए। हालांकि वे पुरानी व्यवस्था कायम करने में असफल रहे। राजाओं को अब यह समझ में आने लगा कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को रियायत प्रदान कर क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। नहीं शब्द भी नहीं लिखा है यहाँ पे, आप लिखिएगा दमन के चक्र को। राजाओं को अब ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हम उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारों को, हाँ ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है, को रियायत प्रदान करेंगे तभी क्रांति और दमन का चक्र जो है वो समाप्त होगा। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी अगर हम इसी तरह आंदोलनों को दबाते रहेंगे तो ये क्रांति और जो दमन है ये कभी खत्म नहीं होगा। तो खत्म कब होगा? जब हम इन्हें रियायत दे देंगे। मतलब रियायत देने का मतलब इनके हिसाब से भी कुछ काम करें, इनके हिसाब से भी चले, इनकी बात माने। उदारवादी राजशाही पहल को प्रुशिया के बड़े भूस्वामियों का समर्थन प्राप्त था। अब हम ये देख रहे हैं ना कि उदारवादी राजशाही जो है वो प्रुशिया के बड़े भूस्वामियों का समर्थन मिल रहा है। मतलब प्रुशिया से ये शुरू हो रही है एक तरीके से। कब? 1848 के बाद। अच्छा, अब प्रुशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जो अंततः काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य के रूप में स्थापित हुई। और इटली के संदर्भ में भी यही स्थिति हमें दिखाई देती है कि 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटली के राज्यों को एकीकृत करने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल पर आ गई, जो अभिजात वर्ग की संभावनाओं के पोषक थे। इसके अतिरिक्त मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब यहाँ देखिए, दोनों बातों को देखिए। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑटो वन बिस्मार्क ने, और यहाँ पर महत्वपूर्ण इटली में निभाई थी किसने? कावूर ने। कावूर के बारे में हमने तभी पीछे ही पढ़ा था कि वह ना तो क्रांतिकारी है और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? अपने विक्टर इमैनुअल के लिए कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं और वो उनका मंत्री है। इसके अंदर ये भावनाएं नहीं है लोकतंत्र की और राष्ट्रवाद की। उसने ये सब किया लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के लिए नहीं किया। तो अगर हम ये कहें कि इटली का एकीकरण जो है वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद है पूरी तरीके से, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। धीरे धीरे ये वो समय सीमा है जहां इससे पहले लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जो है वो बहुत बड़े स्तर पर यूरोप में दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर ये भावनाएं भी है, इटली के लोगों के अंदर भी ये भावनाएं हैं, और उसी भावना के कारण मध्य इटली जो है वो उत्तरी इटली में शामिल हो गया। लेकिन फिर भी हमें ये बात समझकर चलनी पड़ेगी कि 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों से दूर हो रहा है धीरे धीरे।
क्योंकि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जब हम बात कर रहे हैं, लोगों के हित की जब हम बात कर रहे हैं, ओटो वन बिस्मार्क की जब हम जर्मनी में बात कर रहे हैं, तो वो लोहे और रक्त की नीति अपना रहे हैं। लोहे और रक्त की नीति जब हम अपना रहे हैं कि शक्ति से दूसरे को हराओ और आगे बढ़ो, और यही प्रक्रिया आगे जाके जर्मनी में हिटलर के उदय का कारण भी बनती है। बहुत आगे जाकर वो प्रक्रियाएं सीधे रूप से तो जुड़ी हुई नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से ये सब चीजें बाद तक जाती हैं। तो हिटलर के बारे में समय पड़ने पर हम आगे पढ़ेंगे। खैर, वापिस आते हैं, हम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से दूर हो रहा है। ठीक इस तरह राज्य की सत्ता को बढ़ाने, पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से रूढ़िवादियों ने अक्सर ही राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव के रूप में परिलक्षित हुआ। अब यहाँ पर यह भी समझकर चलिए कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद 1815 में उनकी हार हुई। 1815-16 का वह टाइम पीरियड था। उसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में उनकी कुछ सालों बाद, करीब 5-6 सालों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस टाइम पीरियड में वो बंदी थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनके बाद वापिस रूढ़िवादियों ने सत्ता अपना हाथ में ले ली। तो रूढ़िवादियों के हाथ में जब सत्ता आ गई तो राष्ट्रवाद जो है वैसे भी लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से कटने लगेगा। वो जब रूढ़िवादियों के हाथ में सत्ता है तो वो लोकतंत्र तो स्थापित नहीं होने देंगे। ठीक, अब जब लोकतंत्र नहीं है तो राष्ट्रवाद का भी कोई अस्तित्व विशेष रह नहीं जाता। तो आप इस तरीके से समझ के चलिए कि एकीकरण भी हो रहे हैं, राष्ट्रवाद दिखाई भी दे रहा है, उसके बाद भी वो अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों से दूर हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ को आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। इटली और जर्मनी का एकीकरण समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी तरह की वर्कशीट को, आगे आने वाली वर्कशीट्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाली हूँ, वो ये कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ महाद्वीप और महासागर एक वीडियो में साझा करने वाली हूँ। जैसे अभी मैंने नक्शे में आपको 2-4 जगहें दिखाई यूरोप में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं है कि यूरोप कहाँ है, यूरोप कहाँ है विश्व के नक्शे पर, उसकी सीमा कौन सी है। अगर ऐसे पूछ लीजिए कहाँ पर है तो बता देंगे यहाँ पर, लेकिन उसकी सीमा नहीं पता कि यूरोप कहाँ से शुरू हो रहा है, एशिया कहाँ पर खत्म हो रहा है, या एशिया कहाँ से शुरू हो रहा है, अफ्रीका कहाँ खत्म शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये भी क्लियर नहीं है कि अफ्रीका देश का नाम है, महाद्वीप का नाम है। एक और बात बताती हूँ, जैसे उत्तरी अमेरिका नाम सुना आपने, दक्षिणी अमेरिका नाम सुना आपने, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका नाम सुना आपने, लेकिन क्लियर नहीं है कि तीनों में फर्क क्या है। क्योंकि हम अब 10वीं में आ चुके हैं और ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी ताकि मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाए। तो आपको सभी वीडियो मिलती रहे, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।